नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं दिव्यदृष्टि के प्लेटफॉर्म पर। लोकेश चौधरी सर के मार्गदर्शन में हम लोग आज पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? क्या ब्यावर में स्थापित की गई थी? क्या अजमेर में स्थापित की गई थी? क्या ब्यावर में स्थापित की गई थी? क्या अजमेर में स्थापित की गई थी? क्या माउंट आबू में स्थापित की गई थी? या जयपुर में स्थापित की गई थी? आप कहेंगे सर सड़ा सा क्वेश्चन है, हम 90% स्टूडेंट्स इसको सही करेंगे, वो उनको पता है इसका आंसर क्या है, माउंट आबू। बिल्कुल सही। 1864 में माउंट आबू में पहली नगर पालिका स्थापित की गई थी। 90% बोला मैंने, 10% फिर भी गलत करेंगे, 10% इसको जयपुर तक ले जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये शायद जयपुर में है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, माउंट आबू। तो राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? तो राजस्थान की पहली नगर पालिका 1864 सन 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई थी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसका सही जवाब है। तो जयपुर, ब्यावर और अजमेर, ये तीन नाम क्यों आ रहे हैं, ये तीन नाम क्यों दिखाई दे रहे हैं हमको, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर पूछा जाए दूसरी दूसरी नगर पालिका कब स्थापित हुई थी, तो ध्यान रखना 1866 में अजमेर में। 1866 में अजमेर में नामित मंडल की स्थापना की गई थी। नामित मंडल की स्थापना की गई थी 1866 में अजमेर में। 1866 में अजमेर में नामित मंडल की स्थापना की गई थी। तो ये है हमारे दूसरी नगर पालिका। अगर पूछा रहा राजस्थान की दूसरी नगर पालिका का नाम क्या है, तो अजमेर है। अजमेर में स्थापित की गई 1866 में नामित मंडल के रूप में। तीसरी अगर पूछे तो ब्यावर में स्थापित की गई 1867 में। यह भी एक नामित मंडल था, यानी कि अजमेर और ब्यावर में लगातार नामित मंडलों की स्थापना की गई नगर पालिका के रूप में। और फिर जयपुर में कब हुई, तो जयपुर में 1869 में जयपुर में स्थापित हुई। यानी राजस्थान की पहली नगर पालिका, राजस्थान की पहली नगर पालिका जो है 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई। इसका सही उत्तर है। इसके बाद अजमेर में 1866 में नामित मंडल के रूप में नगर पालिका स्थापित हुई। इसके बाद हम देखते हैं 1867 में ब्यावर में नामित मंडल के रूप में स्थापना हुई और 1869 में जयपुर में स्थापना हुई। अब आप कहेंगे सर आप बार बार एक नाम ले रहे हैं, नामित मंडल। ये नामित मंडल आखिर होता क्या है? क्योंकि नगर पालिका की बात चल रही है और मैं बार बार नाम ले रहा हूँ नामित मंडल का। तो ध्यान रखना, उस वक्त उस समय किसी भी तरह के चुनाव नहीं होते थे। उस समय किसी भी तरह के चुनाव नहीं किए जाते थे। उस समय क्या होता था, उस समय सीधे सीधे नॉमिनेशन या नाम निर्दिष्ट किए जाते थे। जो भी सदस्य और अध्यक्ष होते थे और उनसे नगर पालिका को बना दिया जाता था। यानी कि 10 लोग, 20 लोग, 25 लोगों के नाम दिए सरकार ने या गवर्नर ने, जो भी राज्य सरकार है उसने, और एक नामित मंडल बना दिया। नामित मंडल इसलिए कहा गया क्योंकि इसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे, इसके सदस्य नामित होते थे, नाम निर्दिष्ट होते थे या नॉमिनेटेड होते थे। नॉमिनेटेड होने के कारण ही इसको हम लोगों ने नामित मंडल कहा। तो राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? माउंट आबू में स्थापित की गई। कब स्थापित की गई? 1864 में स्थापित की गई। दूसरी नगर पालिका कब स्थापित हुई? 1866 में स्थापित हुई। कहाँ स्थापित हुई? अजमेर में स्थापित हुई। तीसरी कहाँ स्थापित हुई? ब्यावर में स्थापित हुई। कब स्थापित हुई? 1867 में स्थापित हुई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर पालिका की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर पालिका की स्थापना 1869 में की गई। अब ब्यावर और अजमेर में नगर पालिका को नामित मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के जो नगर पालिका थी वहाँ एक सिंगल सदस्य जो है वो चुनाव के द्वारा नहीं आया था, बल्कि इनको नाम निर्दिष्ट या नामित या नॉमिनेट किया गया था। इस कारण इसको हम लोगों ने नामित मंडल का नाम दिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 82 नंबर, नगर निगम का गठन करने वाला पहला शहर कौन सा? नगर निगम का पहला गठन करने वाला पहला शहर कौन सा? जो पढ़कर आए उनको तो पता है कि इसका आंसर चेन्नई होगा। कुछ लोग मुंबई समझेंगे क्योंकि मुंबई हमारी भारत की आर्थिक राजधानी है। तो ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा 80 और 20 के बीच में। 80% लोग इसका चेन्नई ही आंसर लगाएंगे क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ 20% लोग इसको मुंबई लगा सकते हैं। त्रिवेंद्रम कोई नहीं लगाएगा, कलकत्ता कोई नहीं लगाएगा। मोस्टली कलकत्ता 1% लगा सकते हैं, 19%, 20% जो है मुंबई चलेगा, लेकिन ज्यादातर लोग चेन्नई बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? चेन्नई। नगर निगम का गठन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। भारत का पहला शहर नगर निगम जिसमें स्थापित हुई उसका नाम है चेन्नई। चेन्नई यानी मद्रास। मद्रास यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके 3 नाम माने जाते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज यहाँ स्थापित हुआ था और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज ही आगे चलकर मद्रास शहर बन गए। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, अंग्रेज आकर बस गए, देसी लोग, हमारे इंडियंस लोग आकर बस गए, बड़ा शहर बन गया। तो यह व्यवस्था करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले 1687 में यहाँ की स्वास्थ्य,
रोशनी, सफाई आदि की व्यवस्था के लिए चेन्नई में नगर पालिका का गठन किया था। तो भारत का पहला ऐसा शहर है जहां नगर पालिका का गठन किया गया अंग्रेजों द्वारा 1687 में, मद्रास में या फोर्ट सेंट जॉर्ज में या चेन्नई में। तीनों में से अगर वो कोई भी नाम दे दे तो आप ध्यान रखना। मद्रास शहर की स्थापना सेंट फोर्ट जॉर्ज के रूप में 1636 में की गई थी। 1636 में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था और इसकी जो नगर पालिका की स्थापना 1687 में की गई थी मद्रास। वर्तमान में इसका नाम क्या है? चेन्नई। मद्रास या चेन्नई इसका नाम है। वैसे तो चेन्नई हो गया है, मद्रास अब इसको नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका काफी सालों तक इसका नाम मद्रास मिला। अब चेन्नई में भारत का पहला नगर पालिका स्थापित हुआ। अब इसको एक बात और ध्यान रखना, चेन्नई नगर पालिका ना सिर्फ भारत का बल्कि राष्ट्रमंडल देशों का पहला नगर निगम है। यानी पूरे राष्ट्रमंडल देश जितने भी हैं, 26-27 जितने भी हैं, उन सब में पहला नगर निगम जो है वो चेन्नई में है। राष्ट्रमंडल कौन से देश होते हैं? राष्ट्रमंडल वो देश होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रह चुके हैं, ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। उन देशों को कहा जाता है राष्ट्रमंडल देश। तो ये राष्ट्रमंडल देशों में भी पहला नगर निगम जो है वो चेन्नई। हो सकता है चेन्नई के साथ वो 2-4 और डाल दें, वो कोई इंडोनेशिया का जकार्ता डाल दें, हो सकता है बाली द्वीप डाल दें और कोई भी और नाम डाल दें। तो हमको ध्यान रखना चेन्नई राष्ट्रमंडल का पहला नगर निगम कहलाने का अधिकारी है। तो इसका आंसर है डी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, अमृत योजना किसके नाम पर शुरू हुई? अमृत योजना किसके नाम पर शुरू हुई? क्या महात्मा गांधी के नाम पर शुरू हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, बी आर अम्बेडकर के नाम पर, या इंदिरा गांधी के नाम पर? तो देखिए राजस्थान में इंदिरा गांधी के नाम पर काफी योजनाएं चल रही हैं जिस पर क्वेश्चन भी आएंगे और हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे। बी आर अम्बेडकर के नाम पर नहीं हुई, महात्मा गांधी के नाम पर नहीं हुई, इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं हुई, क्योंकि आप टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं और मैं इस टेस्ट का आंसर आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आंसर नहीं बता रहा, आंसर तो आपको पता है, मैं इसके आगे की चीज बता रहा हूँ। मैं आपको मिनी क्लास दे रहा हूँ, शॉर्ट क्लास दे रहा हूँ। तो ये स्थापना हुई अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका पूरा नाम है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका नाम है। अगर हम हिंदी में इसका नाम देखते हैं तो इसका हिंदी में नाम है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ये इसका नाम है। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य है शहरों में 500 शहरों को शामिल किया गया। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि इसमें अमृत योजना में कितने शहर शामिल किए गए? तो अमृत योजना में कुल मिलाकर 500 शहर शामिल किए गए। इनका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का एक ही मात्र उद्देश्य है शहरी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, संरक्षण प्रदान करना। जो भी बुनियादी आवश्यकताएं, शहरी बुनियादी आवश्यकताएं, उस आवश्यकता को, उस संरचना को प्रदान करना। यानी बेसिक आवश्यकता हमारी क्या होती है? सबसे पहले पानी होती है, स्वच्छ जल होता है, स्वच्छता होती है, सफाई होती है, तो ये सारी चीजें यहाँ प्रदान करना। तो अमृत योजना का उद्देश्य क्या है? 500 शहरों को शामिल किया गया, यह बुनियादी शहरी सुविधाएं देना, यह है इसका लक्ष्य। और ये कब स्टार्ट हुई थी, कितनी तारीख को स्टार्ट हुआ था? तो ध्यान रखना 25 जून सन 2016 को, 25 जून सन 2016 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। सॉरी 15 को ये योजना स्टार्ट की गई, 25 जून सन 2015 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। 25 जून सन 2015 को ये योजना प्रारंभ। अमृत योजना किसके नाम पर शुरू हुई? तो अमृत योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हुई। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? तो अमृत योजना का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल, इसका हिंदी नाम है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें 500 शहरों को शामिल किया गया है। और ये कब से स्टार्ट हुई है? 25 जून सन 2015 से स्टार्ट हुई। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इन 500 शहरों में या कस्बों में बुनियादी सुविधाएं, शहरी सुविधाएं, ढांचा उपलब्ध कराना है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। नगरों के समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। कोटा, अलवर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, इनमें से कहां कहां पर
नगर निगम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में कुल 10 नगर निगम है। राजस्थान में कुल 10 नगर निगम है और ये 10 नगर निगम 7 शहरों में, यानी कि राजस्थान के 7 शहरों में कुल 10 नगर निगम है। अब वो 7 शहरों के नाम कौन कौन से हैं तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं जयपुर। जयपुर में नगर निगम है ही है, तो पहला नगर निगम तो हो गया जयपुर। जयपुर में एक नगर निगम है, अभी आगे बात करेंगे एक है या दो है चार है क्या है। तो जयपुर में नगर निगम है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो कोटा में नगर निगम है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो जोधपुर में नगर निगम है। तो 3 नगर निगम और 3 शहर हमको मिल गए, कोटा, जयपुर, जोधपुर। चौथा देखते हैं हम बीकानेर, यहां भी नगर निगम है। पांचवा देखते हैं हम भरतपुर में नगर निगम है और छठवा देखते हैं उदयपुर में नगर निगम है। तो कितने हो गए हमारे? जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर। अब एक सातवां और हम देख लेते हैं अजमेर। अजमेर में एक नगर निगम है। तो ये कुल 7 नगर निगम शहर हो गए। और मैंने आपको अभी बताया था, 2 मिनट पहले ही बताया था, या यहाँ पर लिखकर भी दिया है मैंने कि कुल 10 नगर निगम है 7 शहरों में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि पहले तो हम गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी जयपुर में पहला, कोटा में दूसरा, तीसरा हम देखते हैं तो जोधपुर में, चौथा देखते हैं तो हम बीकानेर में, पांचवा देखते हैं हम भरतपुर में, छठवा देखते हैं हम उदयपुर में और सातवां देखते हैं हम अजमेर में। तो 7 शहरों में 7 नगर निगम तो हमको दिखाई दे रहे हैं। अब 3 एक्स्ट्रा हमको चाहिए। तो कोटा में क्या है? 2 है, तो ये हो गए कुल 8। जयपुर में है 2, तो कुल हो गए 9। और जोधपुर में है 2, तो कुल हो गए 10, यानी 10 नगर निगम है। यानी जोधपुर, जयपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम है। इसका रीजन मैं बताऊं, अक्टूबर सन 2019 में जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनसंख्या 10 लाख के ऊपर पार कर गई। 10 लाख के ऊपर पार करने के बाद एक नगर निगम के लिए ये पॉसिबल नहीं हो गया कि इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल सके, इसलिए यहाँ पर 2-2 नगर निगम स्थापित किए गए अक्टूबर सन 2019 से। जयपुर में जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज के नाम से एक नगर निगम, 2 नगर निगम चलते हैं। कोटा में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के नाम नगर निगम के नाम से 2 नगर निगम चलते हैं। जोधपुर में जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण के नाम से 2 नगर निगम चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं नगरों के समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। तो बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, यहाँ तो एक एक नगर निगम है। इसके अलावा अजमेर में एक नगर निगम है। बाकी 3 शहर बचते हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा, यहाँ 2-2 नगर निगम है। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 10 नगर निगम, जो कि 7 शहरों में बसे हुए हैं। 7 शहरों में 10 नगर निगम। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा 3, अजमेर 4, बीकानेर 5, भरतपुर 6 और उदयपुर 7। 7 शहरों के अंदर हमारे कितने नगर निगम हैं? 10 नगर निगम है। 2-2 नगर निगम वाले शहर 3 हैं, कोटा है, जयपुर है और जोधपुर है। कब से आए 2 नगर निगम बने? अक्टूबर सन 2019 से। अक्टूबर सन 2019 से यहाँ पर 2 नगर निगम बने। क्यों बने? क्योंकि इनकी जनसंख्या पार कर गई थी। इनकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख को पार कर गई थी। इस कारण यहाँ पर 2 नगर निगम बनाने की आवश्यकता हुई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया? तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था पहले क्वेश्चन में, राजस्थान की नगर पालिका का गठन 1864 में किया गया। राजस्थान की पहली नगर पालिका 1864 में बनी थी। कहाँ बनी थी? ये बनी थी माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू में राजस्थान की पहली नगर पालिका बनी थी माउंट आबू में, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका। दूसरी नगर पालिका कब बनी थी? 1866 में। कहाँ बनी थी ये? अजमेर में। दूसरी नगर पालिका 1866 में अजमेर में बनी थी। किसके रूप में बनी थी? नामित मंडल के रूप में। तीसरी बनी थी 1867 में। ये कहाँ बनी थी? ब्यावर में। ये किस रूप में बनी थी? नामित मंडल के रूप में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम की स्थापना 1869 में हुई थी। तो हम लोगों ने देखा राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ किया गया? 1866 में माउंट आबू में। वही तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तो कुछ ज्यादा चीज नहीं है। दूसरा कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ। कब हुआ? 1866 में हुआ। तीसरी कहाँ हुई? ब्यावर में हुई। कब हुई? 1867 में हुई। जयपुर में कब हुई? 1869। अब ब्यावर और अजमेर
कि नगर पालिका को नामित मंडल कहा गया है। यहाँ बोला जाता है, हमेशा आप लोग किताबों में पढ़ते होंगे या कोई बुक पढ़ी होगी, कोई नोट्स पढ़े होंगे तो वहां देखा होगा कि 1866 और 67 में क्रमशः अजमेर और ब्यावर में नामित मंडलों की स्थापना हुई। तो हम लोग चक्कर पड़ जाते, नामित मंडल क्या है, यहाँ नगर पालिका की बात कर रहे हो और आप बार बार नामित मंडल। तो नामित मंडल का मतलब ये है कि इसके सारे सदस्य अध्यक्ष सहित नामित किए गए, नाम निर्दिष्ट किए गए, नॉमिनेटेड किए गए, कोई चुनाव नहीं करवाएगा, विदाउट चुनाव ये व्यवस्था की गई, इस कारण इसको नामित मंडल कहा गया। ये नामित मंडल थे। नामित मंडलों की स्थापना 1866 और 1867 में क्रमशः अजमेर और ब्यावर में की गई। तो ये हमारे राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन किया गया 1864 में माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय विवरण तुलन पत्र किस धारा के अंतर्गत आता है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत वित्तीय विवरण तुलन पत्र आता है? तो आप लोग कहेंगे आंसर आप बता रहे, तो आपको भी आंसर पता है, मैं भी बता देता हूं। धारा 92, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 92 के अंतर्गत वित्तीय विवरण तुलन पत्र की व्यवस्था की गई है। अब वित्तीय विवरण और तुलन पत्र होता क्या? तो सबसे पहले चीज आप देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 92 बताती है कि प्रत्येक वर्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 महीने के अंदर वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट, जिसमें यहाँ गत वर्ष की आय व्यय का लेखा जोखा होगा वो बनाकर तैयार करेगा। किस धारा के अंतर्गत? धारा 92 के अंतर्गत। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 92 क्या बताती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यानी वित्तीय विवरण और तुलन पत्र। धारा 92 कौन बनाता है इसको? मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाता है। कब बनाता है? वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 3 महीने के अंदर अंदर। तो 3-4 चीजें होती हैं, कब बनता है, कितने दिन में बनता है, कौन बनाता है और कौन सी धारा लगती है और क्या क्या बनता है। तो ये सारी चीजें हैं, वित्तीय विवरण तुलन पत्र धारा 92 मुख्य नगर पालिका अधिकारी। इसके अलावा एक चीज और याद रखना आप लोग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी बनाना पड़ता है 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर वित्तीय जो वर्ष होता है वो समाप्त होने के बाद। और यहां पर एक चीज और याद रखिए आप लोग कि ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी की मेन ड्यूटी मानी जाती है, जिसमें पूरे नगर पालिका के गत वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा होता, कितना कमाया कितना गवाया, ये सारा का सारा इसमें आ जाता। तो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 7वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार कहां पर नहीं है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार कहां पर नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार कहां पर नहीं हो सकता। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र राजस्थान में तो यहां पर तो प्रसार है, रेगिस्तानी क्षेत्र अगर राजस्थान से हटा दिया जाए तो राजस्थान का बहुत बड़ा कल्चर खत्म हो जाएगा। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में भी इनमें से कोई जवाब सही नहीं है। इसमें है छावनी क्षेत्र, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि आंसर शीट आपने भी देख रखी है, आंसर शीट मैंने भी देख रखी है। ये मुझे भी पता है कि आप लोग पेपर देख चुके हैं, और पेपर देने के बाद मैं इसको जब सॉल्व करा रहा हूं तो सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं आपको मिनी क्लास दे रहा हूं, शॉर्ट क्लास दे रहा हूं। ये क्लास है ना कि पेपर है। ध्यान रखना, इसको पेपर सॉल्विंग के रूप में मत लीजिए। मैं आपको नई बातें बताऊंगा, इससे जुड़े किस प्रकार से क्वेश्चन बताएं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार कहां नहीं है? बच्चा भी कर देगा इसको, 99.9% स्टूडेंट्स को सही करके आएंगे छावनी क्षेत्रों में। लेकिन छावनी क्षेत्र होते क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए। तो छावनी क्षेत्र वो होते हैं जहां पर आम जनता और सशस्त्र बल दोनों का निवास होता है, उसको बोलते हैं छावनी क्षेत्र। इसका प्रसार नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के धारा 1 का संबंध है इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम और प्रसार से। ये बताता है कि इसका प्रसार पूरे राजस्थान में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 1 बताती है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार पूरे राजस्थान में होगा, एक्सक्लूडिंग, छोड़कर किसको? छावनी क्षेत्रों को। छावनी क्षेत्रों में इसका प्रशासन नहीं होगा। तो छावनी क्षेत्र में किसका प्रशासन होगा? छावनी क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय का एक विभाग होता है, रक्षा संपदा महानिदेशालय। रक्षा संपदा महानिदेशालय में छावनी क्षेत्रों का प्रसार किया जाता है। तो छावनी क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है वो रक्षा संपदा महानिदेशालय करता है, रक्षा मंत्रालय का एक विभाग होता है। यहां तक तो हम देख लेते हैं। अब इससे बढ़कर भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई राजस्थान में कुल कितने छावनी क्षेत्र हैं या भारत में कुल कितने छावनी क्षेत्र हैं? तो ध्यान रखना, भारत में कुल 62 छावनी क्षेत्र हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिए, भारत में कुल 62 छावनी क्षेत्र हैं। उनमें से राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 2 छावनी क्षेत्र हैं। राजस्थान में 2 छावनी क्षेत्र हैं। पहला छावनी क्षेत्र है अजमेर में और दूसरा छावनी क्षेत्र अजमेर जिले के नसीराबाद में। 2 छावनी क्षेत्र माने जाते हैं, अजमेर जिले में और अजमेर जिले के नसीराबाद में। तो राजस्थान में 2 हैं, टोटल मिलाकर 62
छावनी क्षेत्र है। अब थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ गए, इन्होंने और कठिन क्वेश्चन पूछना चाहा तो पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना छावनी क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना छावनी क्षेत्र जो है वो रुड़की छावनी क्षेत्र है, जो भारत का सबसे पुराना छावनी क्षेत्र माना जाता है। तो रुड़की जो है भारत का सबसे पुराना छावनी क्षेत्र। आप पूछेंगे भारत का सबसे बड़ा छावनी क्षेत्र कौन सा, मन है उनका। जब छावनी क्षेत्र की बात चली तो उन्होंने एक पिंच करने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा डाल दो कि कोई ना कर पाए, कोई नहीं कर पाएगा, आप लोग कर लोगे। तो भारत का सबसे बड़ा छावनी क्षेत्र कौन सा है। अब उन्होंने ये पूछ लिया आबादी में कौन सा है या क्षेत्रफल में कौन सा है, तो यहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आबादी और क्षेत्रफल दोनों में भारत का सबसे बड़ा छावनी क्षेत्र है कानपुर। कानपुर जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा छावनी क्षेत्र कानपुर है, और सबसे पुराना छावनी क्षेत्र जो है वो रुड़की है। और राजस्थान में 2 छावनी क्षेत्र बनाए गए हैं। एक छावनी क्षेत्र तो है हमारा, एक छावनी क्षेत्र जो है वो हमारा है नसीराबाद में, तो एक है, और एक छावनी क्षेत्र जो है वो हमारा अजमेर में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 40 में से हम लोग 8वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। अभी हमारे पास बहुत लंबा, अभी तो 32 क्वेश्चन और सॉल्व करना है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिका में शामिल है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिका में शामिल है। क्या शामिल है भाई, देख लो आप ध्यान से, क्या शामिल दिख रहा है आपको। नगर पालिका शामिल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नगर निगम शामिल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नगर परिषद शामिल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। या नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद और नगर पालिका मंडल, तीनों ही शामिल हैं, मतलब तीनों चीजें शामिल हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, नगर पालिका मंडल उन क्षेत्रों में बनाया जाता है, यहाँ त्रिस्तरीय स्थानीय सुशासन की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय हमारा जो है वो नगर पालिका अधिनियम है। यह त्रिस्तर बनाया गया छोटे शहर, छोटे कस्बे, यानी जिनकी जनसंख्या 1 लाख तक है, 1 लाख से अधिक नहीं, 1 लाख तक है, वहां नगर पालिका मंडल बनाए जाते हैं। जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक है, 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में या कस्बे में नगर परिषद बनाई जा सकती है, और 5 लाख से ऊपर वालों में नगर निगम बनाई जाती है। 5 लाख से ऊपर वालों में नगर निगम बनाई जाती है। अब अगर क्वेश्चन आ गया 5 लाख से ऊपर, और अगर किसी की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो जाए तो क्या, तो वहां 2 नगर निगम बना देते हैं। जैसे हमारे 3 शहरों में बन गया, कोटा, जयपुर और जोधपुर। यहाँ पर 2 नगर निगम बन गए क्योंकि इनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर पूछे। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि 5 लाख से ऊपर वाले जितने भी नगर निगम शहर होते हैं वहां नगर निगम बनाई जाती है। और अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती, भार पड़ता है, तो उसको 2 भागों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में 3 शहरों में अक्टूबर 2019 से 2-2 नगर निगम की व्यवस्था की गई है, कोटा, जयपुर और जोधपुर में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप लोग देखिए, समझिए, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करिए, पूछिए। नगर पालिका के समक्ष संपरीक्षित लेखाओं का रखा जाना किस धारा के अंतर्गत आता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका के समक्ष संपरीक्षित लेखाओं का रखा जाना आता है। संपरीक्षित लेखा, सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझ लो। संपरीक्षित लेखा अजीब सा नाम लग रहा है, आप इंग्लिश में पढ़ लेना अगर ऐसा हिंदी में आपको दिक्कत आए तो। इसका नाम है ऑडिटेड अकाउंट, यानी जो जिस अकाउंट का ऑडिट हो चुका है उसको नगर पालिका के समक्ष रखा जाना अनुच्छेद 95 के तहत दिया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 95 बताती है संपरीक्षित लेखाओं का नगर पालिका के समक्ष रखा जाना। कौन रखता है ये संपरीक्षित लेखा, तो ध्यान रखना आप लोग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी धारा 95 के तहत संपरीक्षित लेखाओं को नगर पालिका के सम्मुख रखता है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 95 बताती है कि संपरीक्षित लेखों को मुख्य नगर पालिका सबसे पहले ले जाकर वित्त समिति को सौंपता है। वित्त समिति उसकी जांच करती है, और जांच करने के बाद उसको नगर पालिका को सौंप दिया जाता है। नगर पालिका उसकी जांच करती है और उसको अंतिम रूप से राज्य सरकार को दे दिया जाता। तो ये है संपरीक्षित लेखाओं का रखा जाना। संपरीक्षित लेखा धारा 95 के तहत मुख्य नगर पालिका के पास आते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनको वित्त समिति को देता है, वित्त समिति उसकी जांच करती है, जांच करने के बाद नगर निगम को देती है, नगर पालिका परिषद को देती है, नगर मंडल पालिका मंडल को देती है, जो भी होता है
जिसकी उसको देते हैं, उसके बाद फिर उसको चेक करने के बाद वो जाता है सीधे राज्य सरकार के पास। तो हमारे 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ सॉल्व। 9 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सही होंगे। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, अच्छे से बनाए गए हैं, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, मेहनत की है, तैयारी की है, एक एक क्वेश्चन को छांटा, एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने कहीं से उतारा या चिपकाया नहीं है, फ्रेम किया। ध्यान रखना, फ्रेम किया, एक एक क्वेश्चन में जान डाली, एक एक क्वेश्चन को बनाया, एक एक क्वेश्चन में जान डाली है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। क्वेश्चन इजी है मैं मानता हूं, लेकिन इसके अंदर की जो चीजें हैं वो थोड़ी टफ है, क्योंकि क्वेश्चन को ये लोग घुमाएंगे, तो किस तरीके से घुमाएंगे वो हमको देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? तो नगर पालिका निर्वाचन मंडल नहीं करता, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कोई मतलब नहीं है, जिला निर्वाचन मंडल नहीं करता, सीधे सीधे राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसका आंसर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया क्योंकि ईजी था, लेकिन इसके अंदर की कुछ बातें बताता हूं। तो आप ध्यान रखना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 11, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 11, धारा 11 का संबंध किससे है? नगर पालिका के चुनाव से। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 का संबंध है नगर पालिका के चुनाव से, और ये चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। धारा 11 क्या कहती है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 हमको बताती है नगर पालिका के चुनाव से संबंधित प्रावधान। ये प्रावधान जो है, इसके प्रावधानों के अनुसार चुनाव के लिए अधीक्षण, नामावलियां तैयार करना, उनका संचालन करना, ये सारी चीजें जो है राज्य चुनाव आयोग के अधीन होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन अपराध हेतु कितना कारावास हो सकता है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन अपराध, निर्वाचन अपराध का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी कार्य चुनाव जीतने के लिए जो कानून द्वारा अमान्य है, वो क्या कहलाएगा? निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध का मतलब पहले समझ लो, निर्वाचन अपराध मतलब ऐसा कोई भी कार्य अपनी जीत के लिए उम्मीदवार द्वारा किया जाना जो कि कानून द्वारा अमान्य है, उसको बोलेंगे निर्वाचन अपराध। तो यह निर्वाचन अपराध जो है धारा 28 में आता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28, धारा 28 में क्या आता है? निर्वाचन अपराध। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 हमको बताती है निर्वाचन अपराध के बारे में। और यहां पर अपराध हेतु कितना कारावास हो सकता है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार निर्वाचन अपराध हेतु 1 वर्ष तक का कठोर या सादा कारावास दिया जा सकता है। अगर आप निर्वाचन अपराध करते हैं, आपको दोषी पाया जाता है और सक्षम न्यायालय आपको सजा देता है, तो उसमें आपको 1 वर्ष तक का कठोर या सादा कारावास और इसके साथ कुछ जुर्माने की व्यवस्था भी की जाती है, यानी जुर्माना भी आपसे ले लिया जाता है। तो ये जो कारावास है ये कठोर या सामान्य रहेगा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में निर्वाचन अपराध का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी कार्य उम्मीदवार द्वारा करना जो कानून द्वारा अमान्य है, असंवैधानिक है, किसी को धमकी देना, लालच देना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और 1 वर्ष तक का कठोर या हल्का कारावास आपको काटना पड़ सकता है अगर आपने गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश की है और आपके ऊपर धारा 28 के तहत निर्वाचन अपराध लगा दिया गया। निर्वाचन अपराध लगते से ही आपको जो है वो आपके ऊपर धारा 28 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो निर्वाचन अपराध यहां पर सिद्ध होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर, विशेष संपरीक्षा किस धारा के अंतर्गत आती है? विशेष संपरीक्षा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में विशेष संपरीक्षा मतलब स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट किस धारा के अंतर्गत आता है? तो सीधी सीधी बात है, अभी धारा 93 हम लोग देख चुके हैं, धारा 76 का मतलब नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो धारा 98, धारा 98 के अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 98 के अंतर्गत विशेष संपरीक्षा की व्यवस्था की गई है। यानी कि अगर नगर पालिका को या राज्य सरकार को ये लगता है कि कोई भी ऑडिट किया गया है और उसको दोबारा कराने की जरूरत है, दोबारा जांच की जरूरत है, तो धारा 98 का इस्तेमाल करते हुए नगर पालिका या राज्य सरकार उस ऑडिटेड अकाउंट का दोबारा ऑडिट स्पेशल किसी ऑडिटर से वो करवा सकती है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 98 का संबंध किससे? स्पेशल ऑडिट या विशेष संपरीक्षा से। अगर नगर पालिका को ये लगता है या राज्य सरकार को ये लगता है कि ऑडिट किए गए अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, कुछ घपला है और इसकी दोबारा जांच अच्छे से करवानी चाहिए या कुछ कमी रह गई है, तो दोबारा वो जांच करवा सकती है और ये धारा 98 इसमें काम करती है। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन हो गए।
अब लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार सामान्य बैठक की सूचना कितने दिन पहले देना अनिवार्य है? राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार सामान्य बैठक, यहाँ बात कर रहे हैं लोग सामान्य बैठक की सूचना कितने दिनों में देना अनिवार्य है? तो अब आप क्वेश्चन करोगे सामान्य बैठक मतलब एक कोई विशेष बैठक भी होती है? हाँ, तो एक विशेष बैठक भी या आपात बैठक भी होती है, विशेष या आपात बैठक। तो दो चीजें हम लोग देखते हैं, सामान्य बैठक और आपात बैठक। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार सामान्य बैठक की सूचना कितने दिन पहले देना अनिवार्य है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार सामान्य बैठक की सूचना कितने दिन पहले देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें विशेष या आपात बैठक की सूचना कितने दिन पहले देना अनिवार्य है, तो दोनों चीजों को हम देखते हैं। देखिए सीधी सीधी बात है कि सामान्य बैठक की सूचना जो है वो 6 दिन पहले देनी होती है। ये नियम है कार्य संचालन नियम 2009 का, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार अगर सामान्य बैठक है तो उसकी सूचना आपको 6 दिन पहले देनी होगी, लेकिन अगर कोई विशेष या आपातकालीन बैठक है तो उसकी सूचना कितने दिन टाइम पहले देनी पड़ेगी? 48 घंटे पहले। 48 घंटे पहले इसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो दोनों को आप याद रख लीजिए कि सामान्य बैठक की सूचना 6 घंटे पहले और आपातकालीन सूचना बैठक की सूचना 48 घंटे पहले देना अनिवार्य होता है। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार सामान्य बैठक की सूचना कब तक देना है और विशेष बैठक की सूचना कब तक देते? दोनों में अंतर रखना, कंफ्यूज करेंगे वो लोग। 8 घंटा डाल देंगे, 10 घंटा डाल देंगे, 12 डाल देंगे, 12 दिन डाल देंगे, और सबसे बड़ी चीज है इनमें से कोई नहीं डाल देंगे। हमारा दिमाग कंफ्यूज है, याद तो था, भूल गए सर, पढ़ा था, एकदम दिमाग में बैठा हुआ है, शायद 12 था, शायद 10 था, शायद 8 था, या इनमें से कोई नहीं था, पता नहीं क्या था, कि किसी एक पर लगा देंगे, वहां गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, 6 दिन सामान्य बैठक के लिए और विशेष आपातकालीन बैठक के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पर घर पर बैठकर या हॉल में बैठकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन यही क्वेश्चन पेपर जब हम परीक्षा हॉल में दे रहे होते हैं वहाँ दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ता है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, थोड़ा सा हो सकता है आपको ये याद है सर ने पढ़ाया था, हाँ सर ने पढ़ाया था, ध्यान आ गया। तो ये मैं आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, 6 दिन सामान्य बैठक, 48 घंटे अनिवार्य विशेष बैठक या आपात बैठक, किसके द्वारा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कार्य संचालन नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सती प्रथा का गौरवगान करना किसके अंतर्गत आता है? तो निर्वाचन अपराध का तो इससे कोई संबंध है नहीं, सामाजिक अपराध की हम बात कर नहीं रहे, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रष्टाचरण, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 29, धारा 28 क्या बताती थी हमको? धारा 28 बताती है निर्वाचन अपराध, और धारा 29 बताती है हमें भ्रष्टाचरण। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार भ्रष्टाचरण का उल्लेख किया गया। भ्रष्टाचरण के अंदर बताया गया है कि किसी भी तरह का इनाम देकर, किसी भी तरह का मनोरंजन कराकर, किसी भी तरह से पैसों का लालच देकर सामने वाले उम्मीदवार से अपना नाम वापस लेने का दबाव डालना, धमकी देना, देवी प्रकोप की धमकी देना, उसको किसी देवी देवता का नाम देना, सौगंध दिलाना, उसको खाना पीना खिलाना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? भ्रष्टाचरण के अंतर्गत। अब इसी भ्रष्टाचरण में उन्होंने एक चीज और स्पेशल डाली कि सती प्रथा का गौरवगान करके भी अगर आप वोट मांगने का प्रयास करते हैं या सती प्रथा का गौरवगान अगर आप करते हैं तो वो भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आएगा और आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी धारा 29 के तहत। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सती प्रथा का गौरवगान करना किसके अंतर्गत आता है? सती प्रथा का गौरवगान करना धारा 29 के तहत एक दंडनीय अपराध है जो कि भ्रष्टाचरण की श्रेणी में आता है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 हमको बताती है कि किसी प्रकार से मत देने के लिए, अपना नाम वापस लेने के लिए कोई इनाम देना, कोई लालच देना, किसी प्रकार की धमकी देना, देवी देवता का नाम लेना, कोई लोक देवी का नाम लेना, या किसी भी तरह से किसी को सौगंध दिलाना, उसको पानी लेकर शपथ दिलाना, या फिर सती प्रथा के नाम पर वोट मांगना, ये सारी चीजें भ्रष्टाचरण की श्रेणी में आएंगी और ये धारा 29 इसको दंडनीय अपराध घोषित करती है। इसके अलावा इसमें एक चीज और है, किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी से चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह की मदद लेना भी भ्रष्टाचरण की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी को जो सजा होगी वो होगी, लेकिन आप पर कार्रवाई धारा 29 के तहत भ्रष्टाचरण के तहत कर दी जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इस अधिनियम के किस धारा का संबंध वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट से? वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का संबंध किस अधिनियम की किस धारा से? तो सबसे पहले वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी
कच्चा चिट्ठा है साल भर में जो भी काम किया नगर पालिका ने, नगर निगम ने, नगर मंडल ने, नगर परिषद ने, तो उसका कच्चा चिट्ठा यानी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 100 का संबंध किससे है? वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का संबंध है धारा 100 से। ये तो आप लोग याद कर लेना, लेकिन इससे जुड़े क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, धारा 100 से संबंधित या वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट से संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि हर साल वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी पूरे साल का कच्चा चिट्ठा या लेखा जोखा जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है नगर पालिका का। कौन सी धारा के तहत किया जाता है? धारा 100 के तहत। कौन करता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी करता है। तीन चीजें हमने देख ली, धारा 100 देख ली, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट देख ली, और कौन करता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर रहा है। अब ये कब से कब तक के बीच में देना है? तो इसको प्रस्तुत करने का जो समय होता है वो होता है 1 अप्रैल से 30 जून। 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में ये वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बनाकर प्रस्तुत करनी होती है। तो इस अधिनियम, यानी इस अधिनियम की बात कर रहे हैं, मतलब कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की बात कर रहे हैं। इस अधिनियम का मतलब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध? वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट से। तो धारा 100 का संबंध वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट से। कौन तैयार करता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी तैयार करता है। और इसको कब करना पड़ता है? साल में एक बार प्रस्तुत करना होता है। किस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करना होता है? धारा 100 के अंतर्गत प्रस्तुत करना होता है। और कौन से महीने से कौन से महीने के बीच में करना होता है? तो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में इसको प्रस्तुत करना होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपने समझा, देखा और सॉल्व किया, और उम्मीद है कि इसका सही आंसर भी आपने निकाला होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के प्रश्न का लिखित उत्तर कितने दिनों में दिया जाना अनिवार्य है? यहां बात हो रही है लिखित उत्तर की, और नियम कौन सा लग रहा है? कार्य संचालन नियम 2009। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के प्रश्न का लिखित जवाब कितने दिनों में दिया जाता है? तो ध्यान रखना, अध्यक्ष के बाद और भी काम होते हैं, सिर्फ उसके पास ये काम नहीं होता, बिजी होता, तो दो दिन में वो जवाब दे नहीं पाएगा। 6 दिन भी उसको ज़्यादा लगते हैं, 11 दिन भी उसको ज़्यादा लगते हैं, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दे देता है। यानी कि किसी नगर पालिका के किसी सदस्य के प्रश्न का अध्यक्ष द्वारा जवाब दिया जाना कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार 15 दिन के अंदर दिया जाना अनिवार्य है। ये नियम कौन सा है? ये नियम 6 है। यानी नियम 6 बताता है कि अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो उसका लिखित जवाब जो है वो 15 दिन के अंदर दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? अध्यक्ष द्वारा। कौन से अध्यक्ष द्वारा? नगर निगम के अध्यक्ष द्वारा, नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा दिया जाना अनिवार्य है। यहाँ पर ध्यान रखना, नियम 6 के अनुसार दिया जाना अनिवार्य है। अगर वो 15 दिन में लिखित जवाब नहीं देता है, अगर वो 15 दिन में लिखित जवाब नहीं देता, तो नियम 15(6) ने एक व्यवस्था कर रखी है। नियम 6 बोलता है कि अगली बैठक जैसी होगी वो मौखिक जवाब देगा। नियम 6 के अनुसार जैसी अगली बैठक होगी तो सब काम छोड़कर सबसे पहले अध्यक्ष को उसका मौखिक में जवाब देना होगा, मौखिक उत्तर देना होगा। ये कहता है कार्य संचालन नियम 2009 का नियम नंबर 6। ना तो मैं कहता हूं, ना हमारा संविधान कहता है, ये कहता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का कार्य संचालन नियम का नियम 6। क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 16। अब आप लोग आ जाते हैं 17 क्वेश्चन पे। राजस्थान में 9 सितंबर 2022 को रोजगार गारंटी योजना शहरों में लागू हुई। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रखा गया। किस जिले से प्रारंभ की गई थी? अब आप कहेंगे सर सड़ा सा क्वेश्चन डाल दी, तो मैं जानता हूं कि क्वेश्चन सड़ा सा है। सड़ा सा क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन इसमें हम लोग 2-3 जानकारियां ले रहे हैं। सबसे पहले तो राजस्थान नाम देख रहे हैं, दूसरा किस तारीख को चालू हुई? तो 9 सितंबर सन 2022 को चालू हुई। कौन सी योजना चालू हुई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चालू हुई। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर आप इन्फॉर्मेशन देखिए कितनी आई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कितनी तारीख को चालू हुई? 9 सितंबर सन 2022 को चालू हुई। कहाँ से प्रारंभ हुई? जयपुर के से चालू। जयपुर के कहाँ, कौन से स्थान से हुई? टनल चौराहा से हुई। टनल चौराहा में कौन से भवन से हुई? तो अंबेडकर भवन से हुई। तो ये सारी जानकारी हमको मिल गई। राजस्थान में 9 सितंबर सन 2022 को रोजगार गारंटी योजना शहरों में लागू हुई। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रखा गया है। किस जिले से प्रारंभ की गई थी? यह जयपुर जिले से प्रारंभ की गई थी। इसमें 18 साल से लेकर और 60 साल के लोगों को वर्ष में रोजगार दिया जाता है। वर्ष में कुछ दिन का रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का दिया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं, अभी तक 100 दिन का दिया जाता था, लेकिन अब नया जो हमारा बजट आया उसने 125 दिन का रोजगार देने का
इसमें कानून बना दी। तो 125 दिनों का रोजगार दिया जाता है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की और खास बात क्या है, इस योजना की सबसे बड़ी चीज ये है कि ये योजना भारत की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय शहरी रोजगार गारंटी योजना बताई जा रही है। यानी राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को राज्य स्तर पर देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना बताया जा रहा है। दूसरा, इस योजना में कितना पैसा दिया जाता है एक अकुशल मजदूर को, कुशल मजदूर को? तो ध्यान रखना, इसमें एक दिन में अगर कोई अकुशल मजदूर है तो उसको 259 रुपए दिए जाएंगे। ये अकुशल के लिए होगा। अकुशल मजदूर को एक दिन में जो मजदूरी मिलेगी वो मिलेगी 259 रुपए। अर्धकुशल है तो उसको मिलेगी 271 रुपए, अर्धकुशल को मिलेगी 271 रुपए, कुशल को मिलेगी 283 रुपए। तो अगर अकुशल है, अकुशल को देते हैं ये लोग 259 रुपए, कुशल अर्धकुशल को देंगे 271 रुपए, कुशल को देंगे 283 रुपए। तो तीन कैटेगरी तो यहां देख लें। लेकिन अति कुशल है, बहुत ज्यादा ही कुशल है, कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ ज्यादा ही वो जानता है, यानी कि उसको उच्च कुशल की श्रेणी में रखा गया है, तो उसको जो है वो 333 रुपया दिया जाएगा। तो चार कैटेगरी बन जाती हैं, अकुशल 259 रुपए, अर्धकुशल 271 रुपए, कुशल 283 रुपए और अति कुशल, अति कुशल को 333 रुपया दिया जा रहा है। तो ये राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जयपुर के टनल चौराहा अंबेडकर भवन से स्टार्ट हुई, देश की सबसे बड़ी शहरी गारंटी रोजगार योजना बताया जा रहा है इसको राज्य स्तर पर। इसके अलावा इसमें चार कैटेगरी बनाई गई हैं, अकुशल, कुशल, अर्धकुशल और अति कुशल। इसके अलावा अगर इसके आगे पीछे उन्होंने पूछा राजस्थान में 9 सितंबर को चालू हुई थी, देश में सबसे पहले किस राज्य ने शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की थी? तो देश में सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य ने 1972-73 में शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की थी। तो देश में सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र था जिसने सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राजस्थान में अमृत योजना के दूसरे चरण के तहत केंद्र सरकार से कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? राजस्थान में अमृत योजना के दूसरे चरण में के तहत केंद्र सरकार से कितने करोड़ रुपए राजस्थान को मिलेंगे? तो कितने करोड़ मिलेंगे ये तो बात की बात है, पहले हम देख लें कितने मिल चुके हैं। तो पहले चरण में हमको कितने मिले थे, उसके बाद कितने मिलेंगे? तो पहले चरण में हमको 1541 करोड़ रुपए मिला था। तो राजस्थान को इसके पहले चरण में जो है 1541 करोड़ रुपए मिले थे और दूसरे चरण में इसमें 3530 करोड़ रुपए मिलने वाले का प्रावधान किया गया। यानी कि राजस्थान में अमृत योजना मतलब अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन अर्बन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी संरचना को बढ़ावा देना, वहां सुविधाएं देना। अमृत योजना के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार से राजस्थान को 3530 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, अमृत योजना 1541 मिल चुके हैं, 3530 मिलेंगे, राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो अमृत योजना में राजस्थान के कुल 29 शहरों को शामिल किया गया। 500 शहरों में से टोटल 500 शहर हैं भारत के, उसमें से राजस्थान के कितने शहर हैं? तो राजस्थान के 29 शहरों को इसमें शामिल किया गया। राजस्थान में अमृत योजना के दूसरे चरण के तहत केंद्र सरकार से कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले ये तो देख लो, पहले चरण में कितने मिले थे? तो पहले चरण में हमको 1541 करोड़ रुपए मिले थे। 1541 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्चा कर दिया। दूसरे चरण के लिए हम लोगों को सरकार जो है वो 3530 करोड़ रुपए देने वाली है। राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल किए गए? तो राजस्थान के 29 जिले इसमें शामिल किए गए। किस प्रधानमंत्री के नाम पर ये योजना चालू की गई? तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये योजना प्रारंभ की गई है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें 29 जिले शामिल हैं। और देश के कितने जिले शामिल हैं? तो देश के 500 जिले शामिल हैं। तीसरी चीज इसमें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शहरी बुनियादी आवश्यकताएं जो होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको प्रदान करना। यह है राजस्थान में अमृत योजना। तो हम लोगों ने देख लिया ये कुल 18 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसको हिंदी में बोलते हैं कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अर्थात अमृत योजना।
अब आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा रसोई योजना में भोजन मेन्यू में कितने ग्राम दाल दी जाती है? खाने पीने की बात स्टार्ट कर दी है, थोड़ा सा राजस्थान का फूड भी अच्छा है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं इंदिरा रसोई योजना में भोजन मेन्यू, यानी भोजन की थाली में आपको कितने ग्राम दाल दी जाती है, तौल कर दाल दी जाती है, वो कहते हैं कितने दी जाती है, तो यहाँ पर 100 ग्राम दाल दी जाती है, 100 ग्राम सब्जी दी जाती है, यानी 50-50 ग्राम नहीं, 100-100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम होगी, ये 100 ग्राम होगी, और 250 ग्राम रोटी दी जाती है। तो इंदिरा रसोई योजना जो 20 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुई, इसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम रोटी और साथ में अचार दिया जाता है। और इसकी लागत कितनी होती है? 8 रुपये आपसे लिया जाता है, 17 रुपये सरकार मिलाती है, टोटल 25 रुपये इस प्लेट की लागत होती है। इसमें से आपको सिर्फ 8 रुपये देने होते हैं, बाकी 17 रुपये सरकार अपनी तरफ से देती है। इसमें पिछले बजट तक 200 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रोग्राम था, लेकिन 2023 के बजट के हिसाब से इंदिरा रसोई योजना में अब प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 700 करोड़ रुपए हर साल खर्च होगा इंदिरा रसोई योजना में। इसमें 100 ग्राम दाल मिलेगी आपको, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम रोटी मिलेगी, साथ में अचार मिलेगा, और इसमें आपको खर्चा कितना करना होगा? 8 रुपये। 8 रुपये आपको देने होंगे, 17 रुपये सरकार मिलाएगी। टोटल थाली की कीमत कितनी होती है? 25 रुपये। 25 रुपये में आपको भरपेट खाना खिलाया जाएगा, सम्मान पूर्वक रसोई के अंदर बिठाकर। जबकि अन्नपूर्णा योजना में वैन लगा दी जाती थी, इंदिरा योजना में पक्की रसोई में भोजन मिलेगा। सुबह 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम है, और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम है। तो ये हमारा इंदिरा रसोई योजना है, जिसके अंतर्गत आपको खाना मिला दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें एक नारा दिया गया है। नारा क्या दिया गया है? कोई भूखा ना सोए। कोई भूखा ना सोए, ये इसमें नारा दिया गया। तो इंदिरा रसोई योजना जो कि भूख पर काबू पाने में सक्षम है, मात्र 8 रुपये में आपको भरपेट खाना दे रही है। सोचिए आप, 100 ग्राम दाल दी जा रही है, 100 ग्राम आपको सब्जी दी जा रही है, 250 ग्राम रोटी दी जा रही है, साथ में अचार दिया जा रहा है, सम्मानपूर्वक बिठाकर आपको खाना खिलाया जा रहा है। इसमें 25 रुपये की लागत है, 17 रुपये सरकार दे रही है, 8 रुपये आप दे रहे हैं, टोटल 25 रुपये है। और सबसे बड़ी चीज़ है, पौष्टिक खाना है, भूख पर काबू पाना है। तो ये चीज़ है गरीबों के लिए अच्छा है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते महंगा खाना, उनके लिए है। जो मजदूर टाइप के लोग हैं, लेबर है, डेली वेजेस के मजदूर हैं, उनके लिए ये योजना अमृत बाण है। इंदिरा रसोई योजना में लागू होने वाला जीएसटी का भुगतान कौन करता है? क्या लाभार्थी करता है, क्या केंद्र सरकार करती है, क्या राज्य सरकार करती है, या नगर निगम करता है? तो ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना का केंद्र सरकार से कोई संबंध है नहीं, निगम का संबंध है नहीं। अब ये बात आती है तो लाभार्थी है सरकार, तो लाभार्थी से भी नहीं लिया जाता, राज्य सरकार देती है। यानी 18-17 रुपए जो दिए जाते हैं वो इंक्लूडिंग जीएसटी दिए जाते हैं। 25 रुपए इसका खर्चा होता है, एक थाली पर 25 रुपए खर्चा होता है। यानी इंदिरा रसोई योजना में एक थाली पर 25 रुपए खर्चा दिया होता है, जिसमें से 8 रुपए आपसे लिए जाते हैं, 17 सरकार देती है। जीएसटी वगैरह जो भी लगता है वो सब सरकार वहन करती है, आपको कुछ नहीं देना होता है। यानी इंदिरा रसोई योजना में लागू होने वाला जीएसटी का भुगतान कौन करता है? तो जीएसटी का भुगतान राज्य सरकार करती है। इंदिरा रसोई योजना कोई भूखा ना सोई इस नारे पर है। पक्की रसोई में भोजन दिया जाता है, 100 ग्राम दाल दी जाती है, 100 ग्राम सब्जी दी जाती है, 250 ग्राम रोटी दी जाती है, साथ में अचार दिया जाता है, 8 रुपये में भरपेट खाना है, 17 रुपये सरकार देती है, टोटल लागत है 25 रुपये। इसने कौन सी योजना का स्थान लिया है? इसने लिया है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना कब से चलाई गई थी? सन 2016 से चलाई गई थी, उसको बंद कर दिया गया 31 मार्च 2020 में, और अगस्त में हम लोगों ने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ कर दी। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? ये 20 क्वेश्चन। अब हम लोग 21वें नंबर पर आते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में किस तिथि को की गई थी? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में किस तिथि को की गई थी? तो इसमें हम लोग देखते हैं 6 अगस्त 2022 को इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये तो आंसर है, इसका तो कोई बड़ा महत्व नहीं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, आंसर की आपके पास है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 वर्ष। यानी 18 से 40 वर्ष का जो भी बेरोजगार आदमी है, जो भी कोविड के टाइम बेरोजगार हो चुका है, जिसका धंधा पानी चौपट हो चुका है, उसको सरकार 50,000 रुपए का
ऋण देगी, 50,000 रुपए का ऋण देगी। उस पर ब्याज कितना लेगी, तो ये ऋण जो होगा वो ब्याज मुक्त होगा। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा 50,000 रुपए का। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। राजस्थान का मूल निवासी है, 18 से 40 वर्ष के बीच में उसकी आयु है, उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, उसकी इनकम जो है वो 15,000 रुपए से कम है, तो उसको इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा, जो कि ब्याज मुक्त होगा, और उसको अपना स्वरोजगार स्थापित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। इस पैसे को 12 किस्तों में 1 साल के अंदर चुकाना होता है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 6 अगस्त सन 2022 को प्रारंभ की गई थी, और इसका उद्देश्य जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच के युवाओं को 50,000 रुपए देकर उनको स्वरोजगार स्थापित करने का मौका देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं धारा 20। धारा 20 के अंतर्गत निर्वाचक नामावलियों यानी मतदाता सूचियों को तैयार करने में कोई भी सरकारी अधिकारी यदि कर्तव्यों के पालन में लापरवाही या उल्लंघन पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है। धारा 20 के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से नामावली, निर्वाचक नामावली मतलब वोटर लिस्ट या मतदाता सूची में कोई गड़बड़ करता है, कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता, तो उसे अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है। अधिकतम कितनी दी जा सकती है, तो न्यूनतम भी होगी। इसका मतलब जब जहां अधिकतम होता है वह न्यूनतम होता है, जहां न्यूनतम होता है वहां अधिकतम होता है। तो यहाँ अधिकतम तो आपको पता है कि उसको सजा दी जा सकती है 2 साल, लेकिन न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम जो सजा है वो उसको कितनी मिलेगी, तो न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 2 साल। तो धारा 20 क्या बताया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 20 बताती है कि निर्वाचक नामावली में यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस वोटर लिस्ट को बनाने में कोई गड़बड़ करता है, किसी प्रकार से कर्तव्य पालन में चूक करता है, तो उसको धारा 20 के अंतर्गत अधिकतम सजा 2 साल हो सकती है। ठीक है, आप रट लेना 2 साल हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है, 3 साल, 3 महीना हो सकती है। तो 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। और जुर्माना जो है वो न्यूनतम लगेगा उस पर 1,000 रुपए। 1,000 रुपए न्यूनतम है, जो कि 2,000 से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि जुर्माने की जो राशि है वो 1,000 न्यूनतम और 2,000 अधिकतम जुर्माना राशि होगी। यानी कि कैद और जुर्माना भी, कैद 3 महीने की हो सकती है, जुर्माना कम हो सकता है, कैद 2 साल की हो सकती है, जुर्माना अधिक हो सकता है, लेकिन कैद 2 साल से ज्यादा नहीं होगी, जुर्माना 2,000 से अधिक नहीं होगा, और कैद जो है वो 3 महीने से कम नहीं होगी, और जुर्माना 1,000 से कम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया 22 नंबर। अब लोग आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में नहीं, हर जगह, हर नगर निगम में नगर प्रमुख कौन होता है, महापौर होता है। नगर प्रमुख महापौर या मेयर होता है। ये बात आप लोग गांठ बांध लें, ध्यान रख लें, दिमाग में बैठा लें कि सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां भी नगर निगम है वहां महापौर ही प्रमुख होता है। बस अंतर यह आता है कि कुछ राज्यों में महापौर का चयन जो है पार्षदों के बीच में किया जाता है, कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में महापौर का जो चयन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी महापौर का जो निर्वाचन होगा वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। तो राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, महापौर होता है। महापौर का राजस्थान में निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष वोटिंग के माध्यम से किया जाता है। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक बोला जाता है। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक बोला जाता है। नगर निगम के काफी कार्य होते हैं, सफाई व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, डिस्पेंसरी की व्यवस्था करना, कई करना, उनके सबके कामों को का अधीक्षण करना और निर्देशन करना, उन पर कंट्रोल करने का सबका काम किसका होता है, महापौर का। महापौर का जो काम होता है वो होता है पूरे नगर निगम के ऊपर कंट्रोल करना, काबू रखना। उसकी अध्यक्ष होती है यानी प्रमुख होती है वो, या होता है जो भी। और अभी हमारे यहाँ लेडी थी इसलिए मैंने जयपुर में तो लेडी नाम निकला, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अलग अलग हिसाब होता है। तो महापौर शहर की या शहर का प्रथम नागरिक होता है। और राजस्थान में सबसे बड़ी चीज है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसे पार्षदों के बीच में से नहीं चुना जाता। ये इसमें हम लोग देखते हैं। दिसंबर 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज, अम्मा कैंटीन मतलब जयललिता की अम्मा कैंटीन चलती थी, उसकी तर्ज पर क्रमशः 5 रुपए और 8 रुपए में, 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में
दोपहर का भोजन प्रदान करने वाली योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की थी। अन्नपूर्णा रसोई योजना का कार्यकाल की स्थिति को समाप्त हो गया था। तो सबसे पहले तो आप देखिए अन्नपूर्णा रसोई योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना दिसंबर सन 2016 में स्टार्ट हुई थी। 15 दिसंबर सन 2016 को स्टार्ट हुई थी अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना 15 दिसंबर सन 2016 को प्रारंभ हुई थी और इसकी समाप्ति जो है 31 मार्च सन 2020 को हो गई थी। और इसका स्थान किसने ले लिया है वर्तमान में? इंदिरा रसोई योजना में। इसमें हम लोगों को 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता था। वैन लगाई जाती थी, वैन में खाना आता था और वैन में बनता था और वहीं पर खिलाया जाता था। लेकिन अब इसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। कितनी तारीख से? 31 मार्च सन 2020 से। चालू कब हुई थी? 15 दिसंबर सन 2016 से। कब तक चली? 31 मार्च सन 2020। लगभग 3.5 साल चली और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और उसका स्थान किसने ले लिया? इंदिरा रसोई योजना। अन्नपूर्णा योजना में 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाना और इसमें 8 रुपए में भरपेट खाना जिसकी लागत होती है 25 रुपए। 17 रुपए इंदिरा रसोई योजना में सरकार देती है। तो ये था हमारा 24वां क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 234 के अंतर्गत नगर निगम की जैव चिकित्सा अपशिष्ट शक्तियां किस अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी हैं? 1986 का केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का केंद्रीय जैविक संरक्षण अधिनियम, 1988 का केंद्रीय नदी संरक्षण अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 234। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैव चिकित्सा अपशिष्ट होता क्या है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट की परिभाषा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में दी गई है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट की परिभाषा दी गई। इसमें बताया गया कि 9 प्रकार के जैव अपशिष्ट होते हैं, जिसमें मानव या जानवर के इलाज के दौरान कटे फटे अंग, गंदगी, मवाद, गंदी दवाइयाँ, औषधियाँ, ड्रग्स, मतलब इस तरह की ऐसे 9 जैव चिकित्सा अपशिष्ट बताए गए हैं और इनको धारा 34 के अंतर्गत शामिल किया गया और ये 1986 के केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। जैव संरक्षण जैव चिकित्सा अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को केंद्रीय संरक्षण इसमें आता है। ये अधिनियम पर केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को लागू हुआ था। 1986 का केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था और 19 नवंबर सन 1986 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। पूरे देश में 19 नवंबर सन 1986 को लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी पर्यावरण संरक्षण हेतु जो भी सुझाव बताए हैं, जो भी तरीके बताए हैं, उन सबको कानून के माध्यम से लागू करना इस 1986 के केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य था। इसमें कुल 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। इस अधिनियम 1986 का केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत क्या आता है? जैव चिकित्सा अपशिष्ट या जैव चिकित्सा शक्तियां आती है। अब ये लोग पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें कितनी धाराएं और कितना क्या है, तो थोड़ा सा हम इसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 4 अध्याय, इसके अंदर 4 अध्याय और 26 धाराएं कुल दी गई हैं। 1986 का केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसमें कुल 4 अध्याय 26 धाराएं दी हुई हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन धारा 234। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, 26 नंबर पर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में मनोनीत व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आप लोग एक बात ध्यान रखना कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में एक छोटा सा संशोधन विधेयक आया था सन 2021 में। एक छोटा सा संशोधन विधेयक हुआ था सन 2021 में, यानी राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक अधिनियम 2021 में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। अब वर्तमान में जो स्थिति है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंतर्गत जो पार्षदों की संख्या है वो नगर निगम में पहले 6 होती थी, अब वर्तमान में बढ़ाकर 12 कर दी गई है। नगर निगम की बात कर रहे हैं, नगर परिषद यह हमसे पूछा गया नगर परिषद की, लेकिन हम बात कर रहे हैं नगर निगम की। नगर निगम में पार्षदों की संख्या जो मनोनीत पार्षद होते थे उनकी संख्या 6 होती थी, जिसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया। अगर परिषद की बात करें तो 6 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया। नगर परिषद
नगर पालिका परिषद में मनोनीत पार्षदों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नगर निगम, नगर निगम में सीधे दुगनी कर दी है, 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है, परिषद में ये बढ़ाकर कर दी गई है। और नगर पालिका मंडल की बात करें तो यहाँ पर मनोनीत पार्षदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है। यानी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान की बात कर रहे हैं, पहले 6 होते थे, अभी 12 मनोनीत पार्षद होते हैं नगर निगम में। पहले 6 होते थे परिषद में, वर्तमान में 8 होते हैं। नगर पालिका परिषद में पहले 6 होते थे, वर्तमान में 8 होते हैं। नगर पालिका मंडल में पहले 2 मनोनीत पार्षद होते थे, वर्तमान में 4 होते हैं। ये किया है नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 में, छोटा सा संशोधन हुआ था 2009 के अधिनियम में, और इसमें जो है पार्षदों की, मनोनीत पार्षदों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। और ये हो गया हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 27 नंबर। नगर पालिका का वार्डों में विभाजन इस अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वार्डों का विभाजन है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, याद कर लेना आप लोग, धारा 9, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 में वार्डों का विभाजन है। ये तो आपको भी पता है कि आप कहेंगे सर आप तो पेपर सॉल्व करा रहे हो क्या? तो पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ये आंसर आपको पता है, मुझे भी पता है, तो मैंने सीधे आंसर की बात कर ली। धारा 9 में वार्डों का विभाजन की व्यवस्था है, ये तो ठीक है। अब इसमें मैं नई चीज क्या बताने वाला हूँ, नई चीज मैं ये बताने वाला हूँ, इन वार्डों का विभाजन का आधार क्या होता है। इन वार्डों का विभाजन का आधार जो है वो जनसंख्या होती है, आबादी के आधार पर वार्डों का विभाजन किया जाता है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वार्डों का विभाजन है? तो वार्डों के विभाजन की व्यवस्था धारा 9 के अंतर्गत की गई है, और वार्डों के विभाजन का जो आधार होता है वो होता है आबादी। तो धारा 9 के अंतर्गत जो है वो आबादी के अनुसार वार्डों का विभाजन आबादी के अनुसार किया जाता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में वर्णित अग्निशमन दल का इस अधिनियम की धारा से संबंध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं धारा 2 में अग्निशमन दल की परिभाषा दी गई थी। धारा 2 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 में अग्निशमन दल की परिभाषा दी गई थी, और इसका संबंध धारा 256 से, धारा 256 से संबंध किसका है? अग्निशमन दल यानी फायर ब्रिगेड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 256 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 56 बताती है कि राज्य सरकार अग्नि पर रोकथाम के लिए फायर ब्रिगेड की स्थापना करेगी, उसको आवश्यक गाड़ियां, मशीनरी, रखरखाव के लिए बाकी चीजें देगी, उसका रखरखाव करेगी, उसको स्टाफ देगी, उसको मशीनरी देगी, उसको गाड़ियां देगी। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 256 ये हमको बताती है फायर ब्रिगेड की स्थापना का प्रावधान। फायर ब्रिगेड जो है वो धारा 256 में आ जाती है। तो धारा 256 फायर ब्रिगेड, ये ध्यान रखना, धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है, और धारा 256 में जो है वो इसके बारे में बताते हैं, बात करते हैं कि जो नगर पालिका होगी वो गाड़ी देगी, नगर एक फायर ब्रिगेड की स्थापना करेगी, गाड़ियां होंगी उसके पास, उसमें आवश्यक जो भी सामग्री होगी, वो जो भी आवश्यक अपना स्टाफ के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे वो सारा इसमें देंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, 29 पर। वार्डों के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखते हैं कि नगर पालिका चुनाव में खड़े होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पालिका चुनाव में खड़े होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। वार्ड समिति का सदस्य नामित होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। दोनों चीजें ध्यान रखना, नगर पालिका चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 21 वर्ष। नगर पालिका की वार्ड समिति का सदस्य नॉमिनेट होने के लिए आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन वोट देने के लिए, मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए आयु कितनी चाहिए हमको? 18 साल। तो 18 साल इसका सही आंसर है। 18 साल यानी मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए आयु कितनी चाहिए हमको? 18 साल हमको आयु इसमें चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, धारा 14 एक चीज हमें बताती है कि नगर पालिका में जब आपको पंजीकृत किया जाएगा, इसकी मतदाता सूची में पंजीकृत अगर किया जाता है तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर भारत के नागरिक नहीं तो धारा 14 के अनुसार आप इसके लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप विकृत दिमाग के हैं, अगर आपको न्यायालय ने ऐसा बोला है ये आदमी विकृत दिमाग का है, खराब दिमाग का है, गंदे दिमाग का है, और न्यायालय ने ऐसा घोषित कर दिया, तो आप धारा 14 के तहत इस नामावली सूची में शामिल
नहीं होंगे। इसके अलावा किसी भी ऐसे कानून के तहत न्यायालय ने मना किया है कि आप नगर पालिका के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, तो भी धारा 14 आपके ऊपर लग जाएगी। 3 चीजें ऐसी हैं मेन जो आपको इसका मतदाता सूची में आपका नाम आने से रोक सकती है। पहली चीज तो ये कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं है। दूसरा, आपकी आयु पूरी नहीं तो वो अलग ही बात है। आयु तो हमने देख लिया 18 साल। अगर आपका दिमाग विकृत है और न्यायालय ने इसको मान लिया है, प्रमाणित कर दिया है कि आपका दिमाग विकृत है, तो विकृत का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट दिमाग हो जाता है, थोड़ा सा अलग टाइप का दिमाग हो जाता है, थोड़ा सा उसको हम लोग दूसरे टाइप के दिमाग में, विकृत का मतलब विकृत मानसिकता। तीसरा कि अगर किसी अपराध के तहत आपको अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तो अगर आपका नाम था, पहले से सूची में था और धारा 14 के तहत आपको सजा दी गई है, तो फिर आपका नाम तुरंत इमीडिएटली जो है वो मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। तो ये हो गए हमारे 29 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में हितग्राही की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में हितग्राही की आयु अधिकतम कितनी हो सकती है। तो 6 अगस्त सन 2022 को 6 अगस्त सन 2022 को प्रारंभ की गई थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें हितग्राही की आयु जो है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु के व्यक्ति को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, जिसको 12 किस्तों में 1 साल के भीतर चुकाना होता है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में हितग्राही की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम आयु तो 18 साल है, अधिकतम आयु 40 वर्ष। ये हमारा सही उत्तर है। 18 से 40 साल के बीच के व्यक्ति को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लोन दिया जाता है, अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन दिया जाता है, 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। और इसमें जो है ये लोन जो होता है, जो पैसा होता है, ये ब्याज मुक्त होता है। सबसे बड़ी चीज इसमें ये कि इसमें पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। इकतीस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होना आवश्यक है। 4, 24, 12 इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार प्रत्येक 60 दिन या 2 माह में एक बैठक होनी जरूरी है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 2 महीने के हिसाब से अगर लगाएं तो 6 बैठक होने अनिवार्य है। यानी इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, ना तो 4, ना 24, ना 12। 2 महीने में एक बैठक होना अनिवार्य, यानी कि 12 महीने में 6 बैठक होनी अनिवार्य, एक साल के अंदर 6 बैठक होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, यदि नगर निगम के, नगर पालिका के 1/3 सदस्य अध्यक्ष को लिखित रूप में देते हैं कि बैठक बुलाई जाए, तो अध्यक्ष के लिए जरूरी होगा कि वो 7 दिनों के अंदर बैठक को आमंत्रित करे। राजस्थान नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं, अगर 1/3 सदस्य लिखित रूप में सदस्य अध्यक्ष को दे देते हैं कि भाई बैठक बुलाई जाए, तो 7 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं बुलाता है बैठक, अध्यक्ष नहीं आयोजित कर पाता किसी भी रीजन से, तो 10 दिनों के अंदर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को उस बैठक को बुलाना अनिवार्य होगा। 7 दिन की तिथि खत्म होने के बाद 10 दिन की काउंटिंग चालू हो जाएगी और 10 दिन के अंदर वो आपातकालीन बैठक बुलाना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर सामान्य बैठक की बात हो रही है, तो कम से कम 6 बैठक होना आवश्यक है, यानी न्यूनतम की बात हो रही है। कम से कम 6 तो होंगी और अधिकतम फिर कितनी भी हो सकती है। नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट, कितनी भी हो जाए वो कोई नियम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष को 7 दिनों के अंदर बैठक बुलाना अनिवार्य है। अगर वो बैठक नहीं बुलाता, 7 दिनों के अंदर बैठक नहीं बुला पाता है, तो 10 दिनों के अंदर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वो बैठक बुलानी अनिवार्य होगी। हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल किया गया है। हृदय योजना का मतलब है, हृदय योजना जो है वो विरासत संरक्षण से संबंधित है। तो हृदय योजना में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है, तो विरासत संरक्षण से संबंधित हृदय योजना 21 जनवरी सन 2015 को प्रारंभ की गई थी। 21 जनवरी सन 2015 को प्रारंभ की गई थी। इसमें देश के कुल 12 शहरों को चुना गया। 21 जनवरी सन 2015 को प्रारंभ की गई थी हृदय योजना। इसमें विरासत, शहरी विरासत के संरक्षण की का प्रोग्राम है और इसमें राजस्थान के अजमेर शहर को शामिल किया गया है। टोटल 12 शहर शामिल हैं, जिसमें राजस्थान का अजमेर शहर
शामिल किया गया है। तो हृदय योजना सन 2015 21 जनवरी से प्रारंभ की गई विरासत संरक्षण का एक तरीका है। इसके लिए हम लोगों ने अजमेर को किया है। इसके अलावा अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी आदि कुल मिलाकर 12 शहर शामिल हैं। लेकिन हमें उन 12 शहरों में से सिर्फ एक नाम याद रखना है, वो रखना है अजमेर। 12 का एक फिगर याद रख लेना और एक नाम याद रख लेना अजमेर। पूरे 12 के 12 शहर याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-4 याद हो जाए, मथुरा, गया, कांची बहुत है, बादामी तो काफ़ी होगा, द्वारका ये काफ़ी है। बाकी हृदय योजना का उद्देश्य क्या? उद्देश्य है विरासत को संरक्षण प्रदान करना। 32 क्वेश्चन हो चुके हैं, 33 क्वेश्चन पर आते हैं। हृदय योजना के अंतर्गत कितने शहर शामिल हैं? तो हृदय योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 12 शहरों को शामिल किया गया है। हृदय योजना के अंतर्गत कुल 12 शहरों को शामिल किया गया है और इसमें राजस्थान का अजमेर शहर शामिल है। अब हम लोग आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक की सीमा तक के सामान के क्रय के लिए कितनी समय सीमा दी जाती है? राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के सामान की समय सीमा के सामान के क्रय के लिए कितनी समय सीमा दी जाती है? 1 लाख तक का सामान खरीदने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो इस अधिनियम के अनुसार 1 लाख तक का सामान खरीदने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। 1 लाख तक का सामान अगर आपको खरीदना है, क्रय करना है, तो उसके लिए 7 दिन का समय इस अधिनियम के तहत दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, 1 लाख तक का तो होगा, लेकिन 1 लाख से 10 लाख तक का, अगर 1 लाख से 10 लाख तक का है तो उसके लिए कितना समय दिया जाएगा? उसके लिए आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 1 लाख तक के सामान के लिए आपको 7 दिन का समय दिया जाता है। यहाँ सीधा पूछा गया है 1 लाख तक की सीमा तक के सामान के क्रय के लिए कितना समय सीमा दी जाती है, तो वो समय सीमा होगी 1 लाख तक के लिए 7 दिन। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक का है, 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक का है, तो उसके लिए समय सीमा क्या होगी? 10 दिन होगी। अगर 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक खत्म होता है तो समय सीमा होगी 10 दिन। और इससे ऊपर की बात करते हैं, अगर 10 लाख से ऊपर है, अगर 10 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से नीचे है, अगर 10 लाख से ऊपर है 1 करोड़ से नीचे, यानी कि 10 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से कम है, तो समय सीमा दी जाएगी 15 दिन। 10 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से कम है तो समय सीमा होगी 15 दिन। लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो समय सीमा कितनी होगी? 30 दिन, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा उसके लिए। यानी कि 1 लाख तक के लिए 7 दिन, 1 से 10 लाख तक के लिए 10 दिन, 10 से 1 करोड़ के लिए 15 दिन, 1 करोड़ से ऊपर के लिए 30 दिन, या 1 महीना पूरा आपको सामान क्रय करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है 34वें क्वेश्चन के अनुसार। राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार ऐसी फर्मों को किस नियम संख्या अनुसार ब्लैक लिस्ट में डाल देगी जो भ्रष्ट आचरण में लिप्त हों? तो हमारे सामने 3 नियम और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ। नियम 3 दिया है, नियम 2 दिया है, नियम 6 दिया है और इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध के अनुसार, तो इसमें हम देखते हैं नियम 2। नियम 2 क्या बताता है? नियम 2 बताता है सिर्फ परिभाषा। नियम 2 का संबंध किससे है? परिभाषाओं से। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध के अनुसार नियम 2 जो है वो इसकी परिभाषा बताता है। परिभाषाएं किस चीज की होगी, क्या मीनिंग होगा, ये बता देता है हमें नियम 2। नियम 2 हमें बता देता है परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं नियम 3। नियम 3 होता है सामान का क्रय विक्रय निविदा द्वारा होगा। सामान का क्रय विक्रय जो है वो निविदा द्वारा किया जाएगा, यानी कि टेंडर खुलेंगे बाकायदा तभी सामान का क्रय विक्रय होगा। ये बताती है हमें नियम 3। तो नियम 3 हमें क्या बताता है? सामान का क्रय विक्रय जो है वो निविदा या टेंडर द्वारा होगा। तो ये बताता है हमें 3 नंबर। 6 नंबर हम अगर देखते हैं तो बताता है निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया। निविदा प्राप्त या टेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है 6 नंबर में। और 7 नंबर जो नियम है, नियम नंबर 7, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, नियम नंबर 7 बताता है राज्य सरकार ऐसी फर्मों को नियम नंबर 7 के अनुसार ब्लैक लिस्ट में डाल देगी जो भ्रष्ट आचरण में लिप्त है। भ्रष्ट आचरण में लिप्त का मतलब है कि जिन्होंने गलत काम किया, खराब सामान सप्लाई किया था, अगर गलत सामान सप्लाई किया था तो ऐसी फर्म ब्लैक लिस्ट में आ जाती है नियम नंबर 7 के अनुसार। नियम नंबर 7 इनको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और ये खत्म हो जाती है, इनको फिर आगे काम नहीं दिया जाता है। जबकि 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर का संबंध
नियम नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप लोग साथ याद रखना, साथ में ये तीनों नियम भी रट लेना। एक क्वेश्चन नियम में से आने वाला है आपके उसमें। राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय विक्रय अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के मामले में, नगर परिषद के मामले में ध्यान रखना, नगर परिषद के मामले में 1 करोड़ तक का व्यय का मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो राजस्थान नगर पालिका, आपने आंसर शीट देख रखी है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पर आ जाता हूँ, वित्त समिति। राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय विक्रय अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के मामले में 1 करोड़ तक का व्यय का मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये है वित्त समिति। वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा 1 करोड़ तक का मामला। लेकिन अगर मामला सिर्फ 2 लाख तक का, अगर मामला सिर्फ 2 लाख तक का होता है, अगर मामला सिर्फ 2 लाख तक का होता है तो किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? नगर आयुक्त के नाम पर, नगर परिषद का जो आयुक्त होगा उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा 2 लाख तक का मामला, ये आएगा आयुक्त के सामने। नगर परिषद की बात कर रहे हैं, नगर परिषद का में जो अगर 2 लाख तक के सामान को क्रय करना है तो ये आयुक्त के सामने जाएगा। और 50 लाख तक का, अगर 50 लाख तक का मामला है, 50 लाख तक का मामला है, 50 लाख तक का मामला है, तो ये किसके सामने जाएगा? अध्यक्ष के सामने जाएगा। तो नगर परिषद का जो भी अध्यक्ष होगा उसके सामने 50 लाख तक का सामान अगर खरीदना है तो ये अध्यक्ष के सामने जाएगा। और अगर 1 करोड़ तक का मामला है तो वो किसके सामने जाएगा? वित्त समिति के सामने जाएगा। यानी 1 लाख तक, 2 लाख तक का मामला आयुक्त के सामने, 2 लाख से 50 लाख तक का मामला जो है वो अध्यक्ष के मामले, अध्यक्ष के पास, और 1 करोड़ तक का जो व्यय होगा वो वित्त समिति के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे ही 1 करोड़ तक का व्यय आ जाता है वहां वित्त समिति के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये हम बात कर रहे थे नगर परिषद की। और अगर हम बात करें नगर निगम की, नगर निगम में कितने रुपए का मामला वित्त समिति समक्ष आएगा? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना कि अगर नगर निगम की बात करें तो 1 करोड़ की जगह कितना हो जाता है? ये 5 करोड़। 5 करोड़ तक का मामला वित्त समिति के सामने जाएगा। अगर नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम में 5 करोड़ तक का मामला वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 5 करोड़ तक का मामला वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब बात करते हैं हम नगर मंडल, जो सबसे छोटा माना जाता है। नगर मंडल में 50 लाख, नगर मंडल में 50 लाख तक का मामला वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि 5 करोड़ तक का मामला नगर निगम के मामले में वित्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और 1 करोड़ तक का मामला नगर परिषद के मामले में वित्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नगर मंडल की, नगर मंडल में 50 लाख तक का मामला वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये हमने देख लिए अपने क्वेश्चन 36। अब हम आ जाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन चुकाने की अवधि ब्याज पर छूट की अवधि के साथ कितनी है? 15, 25, 35, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ब्याज, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको जो लोन दिया जाता है वो दिया जाता है 20 वर्षों के लिए। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना 20 वर्षों के लिए लोन दिया जाता है विथ सब्सिडी, यानी कि जो ब्याज पर छूट मिलती है वो 20 साल के लिए मिलती है। 20 साल से ऊपर अगर आप चुकाओगे तो आपको इसमें 30 वर्ष का टाइम भी दिया जाता है, लेकिन वो 10 वर्ष जो रहेंगे उसमें आपको ब्याज पर छूट नहीं मिलेगी। ब्याज पर छूट यानी ब्याज पर सब्सिडी, यानी अवधि जो होगी ब्याज पर छूट के अवधि के साथ आपको 20 वर्ष में इस लोन को चुकाना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन चुकाने की अवधि 20 वर्ष से 20 वर्ष तक आपको इसमें किसी प्रकार से सब्सिडी मिलती रहेगी। लेकिन 20 वर्ष से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और आपको लोन जो भी होगी, जो उसकी किस्त होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उस पर सब्सिडी बंद हो जाएगी और ब्याज लगना प्रारंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 38 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगर निगम बोर्ड को अधिनियम के अनुपयुक्त किसी भी प्रावधान के संचालन से छूट देती है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि राज्य सरकार को ये लगता है कि कोई भी ऐसा नियम या कानून है नगर पालिका का जो उस बोर्ड के लिए अनुपयुक्त है तो उसमें कुछ चेंज कर सकती है या उस नियम के प्रावधान के संचालन से पूरी तरह छूट दे सकती है धारा 4 के अनुसार। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 4 जो है वो छूट देती है किसी भी नगर पालिका को, लेकिन राज्य सरकार के अनुमोदन से, कि वो उस प्रावधान को लागू ना करे या आंशिक रूप से लागू करे या उसमें कुछ चेंज कर दे या फिर बिल्कुल लागू ना करे। ये डिपेंड करता है परिस्थिति पर कि क्या उसके लिए उपयुक्त
माना जाता है, और इसके लिए राज्य सरकार कोई नियम भी बना सकती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39, इंदिरा गांधी शहरी कार्ड योजना में ऋण भुगतान की तय सीमा क्या है? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, और इसे 12 किस्तों में एक साल के अंदर चुकाना होता है। यानी कि इसका जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं, बाकी सारे ऑप्शन हमारे हो जाते हैं गलत। तो ये हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है। ऋण की अवधि जो राशि होती है वो 50,000 रुपये होती है। 50,000 रुपये को दिया जाता है। इस पर ब्याज कितना लगता है? तो ब्याज मुक्त होता है ऋण, और इसको साल भर में आपको चुकाना होता है। तो साल भर में इसको चुकाने के लिए आपको समय भी दिया जाता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि उसी व्यक्ति को लोन मिलेगा जिसकी मंथली इनकम या मासिक आय 15,000 रुपए से कम है। 15,000 रुपए से कम है। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में कितने दिनों में ऋण की स्वीकृति देना सरकार के लिए आवश्यक है? तो इसमें है 25 दिन। 25 दिनों के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके आपको ऋण दे दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। दो चीज़ें, एक तो 15,000 तक की मासिक आय आपकी होनी चाहिए, 15,000 से ऊपर है तो आपको ऋण नहीं मिलेगा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में। दूसरा, अगर सरकार आपको देना चाहती है, आपके कागज सही है, तो आपको 25 दिनों के अंदर लोन मिल जाएगा। 25 दिन इसमें तय किए हुए हैं। 119 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऋण पर लगने वाले ब्याज की दर कितनी है? 1%, 2.5%, 1.2% या ब्याज मुक्त? तो यहाँ पर मैं अभी बता चुका हूँ, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ब्याज मुक्त ऋण है। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण पर लगने वाले ब्याज की दर क्या है? ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। राशि कितनी दी जाती है? 50,000 रुपये दी जाती है। इसके अलावा कितनी आय एज वालों को दी जाती है? 18 से 40 एज वालों को दी जाती है। कितने दिन में ऋण स्वीकृत हो जाता है? तो 25 दिनों में ऋण स्वीकृत हो जाता है अगर आपके कागज पूरे हैं तो। अगर आपकी आय 15,000 से ज़्यादा है तो आपको ऋण नहीं मिलेगा, 15,000 से कम है तो आपको ऋण मिलेगा, और पूरे परिवार की आय अगर 50,000 रुपये महीने से अधिक है तो आपको ऋण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ब्याज मुक्त ऋण आपको मिलता है पूरे एक साल के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50,000 रुपये तक का इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में, जिसकी शुरुआत जो है वो 6 अगस्त सन 2022 को की गई थी। और इसमें आपको 50,000 रुपये 6 अगस्त सन 2022 को प्रारंभ इस योजना में आपको 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि हमने खत्म कर दिए। जय हिंद। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखना, क्लास के रूप में देखना, सिर्फ क्वेश्चन के उसमें मत देखना। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना ताकि सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। और दिव्य दृष्टि का जो एक दिव्य प्लेटफॉर्म माननीय लोकेश चौधरी सर ने हमें उपलब्ध कराया है, उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास आप लोग करें।